चलिए, रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर स्टार्ट किया था हमने। इसमें हमने समझी थी बेसिक कंडीशंस सेक्शन 6(1) और एडिशनल कंडीशन सेक्शन 6(6). बेसिक कंडीशंस भी 2 थी और एडिशनल कंडीशन भी 2 थी। उसमें हमने समझा एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो एसएससी रेजिडेंट है, लेकिन रेजिडेंट से अगर उसको ओआर बनना है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनना है, तो दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशंस सेटिस्फाई करनी होगी। ये बात हमने समझी थी। तो जो दोनों बेसिक कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं कर रहा है एसएससी, वो नॉन रेजिडेंट है। एक सेटिस्फाई कर रहा है या दोनों ही सेटिस्फाई कर रहा है बेसिक कंडीशंस, तो वो रेजिडेंट है। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट होना फर्स्ट स्टेज क्लासिफिकेशन है। अगर रेजिडेंट होने का पता पड़े तो सेकंड स्टेज का भी क्लासिफिकेशन किया जाएगा, बट सेकंड स्टेज का क्लासिफिकेशन सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में ही होगा। इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा जितने भी एसएससी हैं उनका सिर्फ फर्स्ट स्टेज क्लासिफिकेशन होगा, मतलब वो रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं, बस। ठीक है, तो इसमें कॉलम के हिसाब से डिसाइड करना है। बेसिक कंडीशन क्या थी? पहली, इंडिया में प्रेजेंस होनी चाहिए कम से कम 182 डेज की। कब? ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। या दूसरी बेसिक कंडीशन क्या? करंट प्रीवियस ईयर में 60 दिन प्लस पास्ट 4 इयर्स में एटलीस्ट 365 डेज की प्रेजेंस इन इंडिया होनी चाहिए। सेकंड कॉलम कौन से एसएससी पर लगेगा? ऐसा एसएससी जो इंडियन सिटीजन है प्लस उसने फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडिया छोड़ा है ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो उसके लिए पहली वाली बेसिक कंडीशन ही लगेगी, प्रेजेंस इन इंडिया 182 डेज एटलीस्ट ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। उसके लिए सेकंड वाली बेसिक कंडीशन नॉन फंक्शनल हो जाएगी। फिर तीसरे कॉलम का एसएससी किस पे लगेगा? ये तीसरा कॉलम कौन से एसएससी पर लगेगा? या तो एसएससी इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, वो इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है। कब? ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। और फिर इनकम का क्राइटेरिया फिक्स किया गया कि अगर उसकी इंडियन सोर्सेस से इनकम, डायरेक्टली नहीं बोला इंडियन सोर्सेस, लैंग्वेज यूज की गई, टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस। तो फॉरेन सोर्सेस की इनकम को छोड़कर, तो मतलब इंडियन सोर्सेस की इनकम को काउंट करते हुए, अगर उसकी टोटल इनकम 15 लाख तक की है तो उस केस में सिर्फ पहली वाली बेसिक कंडीशन काम आएगी, प्रेजेंस इन इंडिया एटलीस्ट 182 डेज। सेकंड वाली बेसिक कंडीशन नॉन फंक्शनल हो जाएगी। लेकिन अगर उसकी टोटल इनकम 15 लाख को एक्सीड करे, टोटल इनकम कौन सी? अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस। तो अगर उसकी टोटल इनकम 15 लाख को एक्सीड करे तो उसके लिए 2 बेसिक कंडीशन हो जाएंगी, प्रेजेंस इन इंडिया 182 डेज एटलीस्ट ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, और सेकंड वाली क्या हो जाएगी? करंट ईयर में कम से कम 120 डेज की प्रेजेंस, और पास्ट 4 इयर्स में एटलीस्ट 365 डेज की प्रेजेंस इन इंडिया। ये सब माजरा था एक्चुअल रेजिडेंट के लिए, मतलब सेक्शन 6(1) की बात। सेक्शन 6(1) एक्चुअल रेजिडेंट डिसाइड करता है, लेकिन सेक्शन 6(1)(a) डीम्ड रेजिडेंट के बारे में डिसाइड करता है। ठीक है, और डीम्ड रेजिडेंट एसएससी कैसे बनता है? पहली बात, ये ओवरराइडिंग प्रोविजन है, शुरू में ही दे रखा है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 6(1). मतलब क्या? ओवरराइडिंग इफेक्ट है। कंडीशन सेटिस्फाई हो, एसएससी इंडियन सिटीजन है और उसकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस 15 लाख को एक्सीड कर जाए, इसका मतलब यहां पर भी इनकम का क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, 15 लाख को टोटल इनकम एक्सीड करे और वो किसी दूसरी कंट्री में टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है, और उसके इंडियन सोर्सेस से इनकम 15 लाख है, वो इंडियन सिटीजन है। अब इसके लिए डीम्ड रेजिडेंट क्यों बोल रहे हैं? इसके लिए हम इंडिया में उसकी प्रेजेंस के कितने दिन हैं ये नहीं देखेंगे। एक्चुअल रेजिडेंट होने के लिए तो
इंडिया में प्रेजेंस के दिन देखे जाते हैं, जबकि डीम्ड रेजिडेंट के लिए इंडिया में प्रेजेंस के दिन देखे ही नहीं जाएंगे। क्या देखे जाएंगे? 3 कंडीशंस में कहीं आपको दिख रहा है कि उसकी इंडिया में इतनी प्रेजेंस होनी चाहिए? नहीं, वो इंडिया में पूरे साल प्रेजेंट ही नहीं रहा, बट वो इंडियन सिटीजन है और उसकी इंडियन सोर्सेस इनकम 15 लाख को एक्सीड हो रही है और वो किसी दूसरी कंट्री में टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है। 3 कंडीशन सेटिस्फाई होते ही वो रेजिडेंट हो गया, बट कैसा वाला? डायरेक्टली एनओआर वाला। और इस केस में हमको चेक नहीं करना है कि वो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करवा रहा है या नहीं। वो भले ही एडिशनल कंडीशंस भी सेटिस्फाई करवा रहा हो, उसके बावजूद, और दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करवा रहा है, उसके बावजूद वो ओआर नहीं बनेगा, वो डायरेक्टली एनओआर ही रहेगा। ठीक है, इस सब बातें हम समझ चुके थे। तो डीम्ड रेजिडेंट पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बैंक में देखें, हमने ये जो क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इस पर अभी नवंबर 22 एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं। इस क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 पर अभी नवंबर 22 में क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, ये कोई नए इंक्लूड नहीं किए मैंने, एग्जाम को देखते हुए पहले से ही शामिल थे। हाँ, इस चैप्टर में इस बार नया क्वेश्चन अभी मैं अलग से दूंगा, वो ऐड किया है। ठीक है, टोटल अभी कितने क्वेश्चंस हैं? 18 है अभी, एक और दूंगा 19, बाकी सब पहले से ही ऐड है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। मिस्टर जतिन इंडियन सिटीजन है। करंटली ही इज एन एम्प्लॉयमेंट विथ एन ओवरसीज कंपनी। ओवरसीज कंपनी मतलब फॉरेन कंपनी, लोकेटेड इन दुबई। तो एक ओवरसीज कंपनी मतलब फॉरेन कंपनी में काम करता है, दुबई में काम करता है। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2020-23, मतलब अभी करंट प्रीवियस ईयर में उसकी इंडिया में प्रेजेंस सिर्फ 57 डेज है। सिर्फ 57 डेज करंट प्रीवियस ईयर में प्रेजेंस। और इस प्रीवियस ईयर 22-23 में मिस्टर जतिन इज नॉट टैक्सेबल इन दुबई और एनी अदर कंट्री और टेरिटरी बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल और रेजिडेंस। मतलब वो अपने रेजिडेंशियल स्टेटस या किसी दूसरे ग्राउंड पर किसी दूसरी कंट्री में भी टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है। कहा जाता है दुबई टैक्स हेवन कंट्री है, वहां पर इनकम टैक्स नहीं लगता है, तो वो किसी दूसरी कंट्री में इनकम टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। फिर determine his residential status for previous year 2020-23 if income of Mr. Jatin other than income from foreign sources for previous year 22-23 is situation number 1, अगर उसकी टोटल इनकम 18 लाख है। अब इस केस में उसकी करंट प्रीवियस ईयर में प्रेजेंस 57 डेज है। ठीक है, 57 है। क्या पहले तो ये डिसाइड करो ये एक्चुअल रेजिडेंट हो पा रहा है क्या? एक्चुअल रेजिडेंट अगर बन जाएगा ना तो इसको डीम्ड रेजिडेंट वाला पॉइंट लगेगा ही नहीं। तो पहले तो इसको एक्चुअल रेजिडेंट में कवर करवाने की कोशिश करो। क्या ये एक्चुअल रेजिडेंट हो पाएगा सेक्शन 6(1) के हिसाब से? नहीं, उसके लिए प्रेजेंस इन इंडिया देखा जाता है। ठीक है, अब इसका अगर आप टेबल के हिसाब से कॉलम डिसाइड करोगे तो कौन सा कॉलम इस पे लगेगा? ये इंडियन सिटीजन है, फर्स्ट वाला लगेगा, सेकंड वाला लगेगा या थर्ड वाला? देखिए, सेकंड और थर्ड तो एक्सेप्शन है। सेकंड कब लगता है? जब कोई पर्सन इंडिया छोड़ता है ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो ये इस पे लगेगा नहीं सेकंड कॉलम। थर्ड वाला लगेगा क्या? ये इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है क्या करंट प्रीवियस ईयर में? नहीं, इट मीन्स इस पर सेकंड और थर्ड कॉलम नहीं लगेंगे। इट मीन्स इस पर कॉलम फर्स्ट लगेगा। तो अपना कॉलम
आप लिख के देखो कि कौन सा कॉलम इस पे लगेगा, कॉलम फर्स्ट वैसे, ठीक है। लेकिन अब अगर इस पे कॉलम फर्स्ट लगाते हैं तो हमें पता पड़ता है वो भी नहीं लगता है। पहली कंडीशन प्रेजेंस इन इंडिया 182 डेज एटलीस्ट, वो भी नहीं लग रही है। सेकंड वाली करंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज भी नहीं है, इसके 57 डेज ही है, तो सेकंड वाली बेसिक कंडीशन भी इस पे नहीं लगेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक्चुअल रेजिडेंट तो नहीं है। अब चेक करते हैं ये डीम्ड रेजिडेंट है या नहीं। डीम्ड रेजिडेंट के लिए प्रेजेंस इन इंडिया नहीं देखा जाता है, बस ये देखा जाता है कि ये ऐसी दूसरी किसी कंट्री में इनकम टैक्स चुकाने के लिए लायबल नहीं है और इंडिया में इसके इंडियन सोर्सेस इनकम 15 लाख को एक्सीड हो रही है और ये इसके इंडिया में भले ही कुछ भी प्रेजेंस नहीं है, तो ये यहाँ का डीम्ड रेजिडेंट माना जाएगा। तो सिचुएशन नंबर 1 के हिसाब से इसकी कौन सी इनकम, इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस 18 लाख है। 18 लाख है, इट मीन्स 15 लाख से एक्सीड कर रही है, 15 लाख से ज्यादा है, ठीक है। तो क्या ये डीम्ड रेजिडेंट हो गया क्या सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के हिसाब से? 6(1)(a) के हिसाब से ये डीम्ड रेजिडेंट हो गया, ठीक है। तो ये डीम्ड रेजिडेंट हो गया। तो आंसर में आपको ऐसे नहीं लिखना है कि कौन सा कॉलम वगैरह वगैरह, कॉलम के हिसाब से एग्जाम में आंसर कभी मत करना। कॉलम के अंदर जो कंडीशंस लिखी हुई हैं वो लिखनी है आपको। कॉलम तो आपके कन्वीनियंस के लिए कि मैं आपसे फटाफट पूछ सकूं कि कौन सा कॉलम लग रहा है, कॉलम के हिसाब से एग्जाम में आंसर मत कर देना कि ये कॉलम 1 के हिसाब से। क्यों? एक्ट में कॉलम नहीं बनाए हुए हैं, ये आपके कन्वीनियंस के लिए बनाए गए, समझाने के लिए। तो यहां पर आपको बताना पड़ेगा प्रेजेंस इन इंडिया 57 दिन है और इसलिए ये सेक्शन 6(1) की कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करा पा रहा है, अनेबल टू सेटिस्फाई एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन 6(1), तो इट मीन्स ये एक्चुअल रेजिडेंट तो है नहीं। अब देखते हैं वो डीम्ड रेजिडेंट होने की कंडीशन सेटिस्फाई करवा रहा है क्या। डीम्ड रेजिडेंट के लिए क्या एसएससी का इंडियन सिटीजन होना जरूरी है? यस। सेकंड, उसकी टोटल इनकम इंडियन सोर्सेस से एक्सीड करे 15 लाख को और वो किसी और कंट्री में टैक्स देने के लिए लायबल नहीं हो, तो वो डीम्ड रेजिडेंट माना जाएगा सेक्शन 6(1) के हिसाब से, ठीक है। और इस केस में ये डायरेक्टली एनओआर भी हो जाएगा क्या। डीम्ड रेजिडेंट वाला भी पॉइंट क्या बोलता है, इसके लिए एडिशनल कंडीशंस चेक ना की जाए, ये डायरेक्टली ही एनओआर मान लो, ठीक है। तो ये डायरेक्टली ही एनओआर हो जाएगा और इस केस में एडिशनल कंडीशंस चेक ही नहीं करनी है, रेलेवेंट ही नहीं है। फिर क्वेश्चन में सेकंड सिचुएशन, अगर इसकी टोटल इनकम 14.5 लाख हो, टोटल इनकम 15 लाख से कम है इंडियन सोर्सेस से, तो डीम्ड रेजिडेंट वाला, डीम्ड रेजिडेंट होने की ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब ना तो ये एक्चुअल रेजिडेंट हुआ, न ही ये डीम्ड रेजिडेंट हुआ, तो ना तो रेजिडेंट ही नहीं है, तो फाइनल आंसर क्या, ये नॉन रेजिडेंट है। तो फाइनल आंसर ये नॉन रेजिडेंट इंडिया है, इन इंडिया फॉर प्रीवियस ईयर 2022-23। फिर सिचुएशन नंबर 3, सिचुएशन नंबर 3, इन सिचुएशन फर्स्ट मतलब क्या, सिचुएशन नंबर 3 में भी मानो कि टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है, वही की वही है बात सिचुएशन नंबर 3 में भी लगा दो, लेकिन मिस्टर जतिन जो है वो फॉरेन सिटीजन है, मिस्टर जतिन फॉरेन सिटीजन है, लेकिन उनकी मदर का जन्म पाकिस्तान में हुआ 1946 में। क्या आपके आंसर में कोई चेंज आएगा? दोबारा शुरू करते हैं, ये एक्चुअल रेजिडेंट नहीं है सेक्शन 6(1) के हिसाब से। अब डीम्ड रेजिडेंट होना चेक करते हैं। हाँ, टोटल इनकम तो इसकी 15 लाख से ज्यादा है,
टोटल इनकम तो इसकी 15 लाख से ज्यादा है इंडियन सोर्सेज से, और ये किसी दूसरी कंट्री में भी टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है। लेकिन डीम्ड रेजिडेंट का पॉइंट सिर्फ इंडियन सिटीजन पे लगता है। इस केस में चूंकि ये फॉरेन सिटीजन हो गया, इनकी मदर का जन्म पाकिस्तान में 1946 में हुआ है, मतलब अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है, उसके मुताबिक ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन तो हो गए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन तो हो गए, लेकिन डीम्ड रेजिडेंट वाला पॉइंट सिर्फ इंडियन सिटीजन पे लगता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पे नहीं। ठीक है, तो ये जो डीम्ड रेजिडेंट वाला पॉइंट है सिर्फ इंडियन सिटीजन पे लगता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पे लगता ही नहीं है। तो एसएससी का इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, तभी उस पर डीम्ड रेजिडेंट का ये पॉइंट लगेगा। तो इस केस में क्या हो गया, ये एक्चुअल रेजिडेंट है नहीं, डीम्ड रेजिडेंट भी नहीं है, तो ये क्या है, नॉन रेजिडेंट। समझ गए बात? क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, वो आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क। चलिए अब चैप्टर की बाकी बातें डिस्कस करते हैं। चैप्टर की बाकी बातें डिस्कस करते हैं। हमने बाकी पर्सन्स के लिए क्या समझा, एचयूएफ के लिए, एचयूएफ के लिए प्रेजेंस इन इंडिया नहीं देखा जाएगा, बेसिक कंडीशंस में प्रेजेंस इन इंडिया नहीं लिखा है। क्या लिखा है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ एचयूएफ। अगर होली इन इंडिया है या पार्टली इन इंडिया है तो क्या हो जाएगा, एचयूएफ रेजिडेंट इन इंडिया हो जाएगी। अब एचयूएफ का भी सेकेंड स्टेज क्लासिफिकेशन होता है कि रेजिडेंट है तो ओआर है या एनओआर है, सेकेंड स्टेज क्लासिफिकेशन करो। सेकेंड स्टेज क्लासिफिकेशन के लिए एडिशनल कंडीशंस चेक करनी होती है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। तो एडिशनल कंडीशन से डिसाइड होता है वो ओआर है या एनओआर है, लेकिन एडिशनल कंडीशंस पूरी कराने की जिम्मेदारी कर्ता पर रखी गई है। बता दिया था, कर्ता 2/10 ईयर्स में रेजिडेंट इन इंडिया हो और 730/7 इन ईयर्स में क्या हो, प्रेजेंस 730/7 इन इतने दिनों की उसकी इंडिया में प्रेजेंस हो, मतलब एडिशनल कंडीशन पूरी कराने की जिम्मेदारी कर्ता की है। पार्टनरशिप फर्म वगैरह के लिए क्या देखेंगे, इसके लिए भी कंट्रोल मैनेजमेंट देखेंगे बिल्कुल एचयूएफ जैसे। क्या, अगर कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स अगर होली इन इंडिया हो या पार्टली इन इंडिया हो ये रेजिडेंट हो जाएगा। होली इन इंडिया कंट्रोल मैनेजमेंट है, पार्टली इन इंडिया से भी रेजिडेंट हो जाएगा, नहीं तो नॉन रेजिडेंट है। कंपनी के केस में आप देखेंगे कि कंट्रोल मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। क्या देखा गया, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट शॉर्ट में बोले पोयम, कि इस कंपनी की पोयम देखी जाएगी। अब यहां पर एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म जैसे नहीं है, यहां पे बिल्कुल अलग पैटर्न चलता है। क्या, एक इंडियन कंपनी के का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहीं पर भी हो। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जहां से की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन लिए जाते हैं दैट आर नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ एन एंटिटी एज ए होल इन सब्सटेंस, मतलब जहां पर मेजर डिसीजन मेकिंग होती है। जहां पर रूटीन एक्टिविटीज होती है वो नहीं देखा जाएगा। जहां हो सकता है ऑपरेशंस इंडिया में होते हैं लेकिन की मैनेजरियल डिसीजंस आउटसाइड इंडिया लिए जाते हैं,
तो उस केस में हम पोयम देखेंगे। लेकिन एक खास बात, इंडियन कंपनी की पोयम कहीं पर भी हो, इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया। इंडियन कंपनी की पोयम गई बाढ़ में, इंडियन कंपनी की पोयम गई तेल लेने, हमें कोई मतलब नहीं, गो टू बाय ऑयल, तेल लेने। हमें इंडियन कंपनी की पोयम से कोई मतलब नहीं। इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया। लेकिन जो कंपनी अदर देन इंडियन कंपनी है, वो उसके पोयम इन इंडिया हो, होली इन इंडिया हो, तो ही वो रेजिडेंट है। पार्टली इन इंडिया होने से भी वो रेजिडेंट नहीं हो रही है। एचयूएफ के लिए क्या हो रहा था? एचयूएफ पार्टनरशिप वगैरह के लिए क्या हो रहा था? कंट्रोल और मैनेजमेंट पार्टली इन इंडिया से भी क्या हो रहा था? वो रेजिडेंट हो रहे थे। लेकिन फॉरेन कंपनी के लिए क्या देखा जाएगा? पार्टली इन इंडिया होने से भी, पोयम पार्टली इन इंडिया होने से भी वो रेजिडेंट नहीं है, नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, मतलब यहां पर ढर्रा अलग है। अब आगे बात करते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस हमने डिटरमाइन करना समझ लिया। अब आगे बात करते हैं, ये डिसाइड करने से होगा क्या? जब हम किसी एसएससी का रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड कर लेते हैं, फिक्स हो जाता है, हाँ ये इसका रेजिडेंशियल स्टेटस है, तो उसके बाद होता क्या है? मतलब हम किसी का रेजिडेंशियल स्टेटस फिक्स करके, डिसाइड करके आगे काम क्या करते हैं, उससे डिसाइड होता है उसका इंसिडेंस ऑफ टैक्स। तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स की बातें पढ़ रहे हैं हम सेक्शन 5। मतलब उसकी कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, कौन सी इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, इस पर बात करते हैं। इंडियन इनकम टैक्सेबल होंगी या फॉरेन इनकम टैक्सेबल होगी, किसी भी एसएससी की। एसएससी की हमने 3 कैटेगरीज देखी। इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 3, ओआर, एनओआर और एनआर। ओआर, एनओआर और एनआर 3 कैटेगरीज हो गई। और इंडिविजुअल और एचयूएफ को छोड़कर बाकी क्या रहते हैं? या तो सिर्फ रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, उनमें नहीं होता ओआर और एनओआर। ठीक है, तो रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करने के बाद हम, अगला हमारा स्टेप रहेगा कि उस एसएससी पर ये रेजिडेंशियल स्टेटस हमने डिसाइड कर लिया, इससे उसका डिसाइड होगा इंसिडेंस ऑफ टैक्स। मतलब वो अपनी सिर्फ इंडियन इनकम पर टैक्स देने के लिए लायबल है या फॉरेन इनकम पे भी टैक्स इंडिया में देने के लिए लायबल है, इससे ये डिसाइड होगा। तो उससे भी पहले पढ़ते हैं, ये सेक्शन 5 की बात है। रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड हो रहा था सेक्शन 6 में, और टैक्स लायबिलिटी कितनी ऊपर आन पड़ेगी ये डिसाइड होता है सेक्शन 5 से, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। वो शुरू करने से पहले बता दूं, इंडियन इनकम की जो डेफिनेशन गवर्नमेंट ने बनाई है, वो बहुत ही चालबाजी से बनाई गई है। चालबाजी से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तकरीबन काफी सारी इनकम्स इंडियन इनकम हो जाएंगी, और आगे चल के बताऊंगा कि इंडियन इनकम पर तो हर कोई टैक्स देने के लिए लायबल है, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो। नॉन रेजिडेंट को भी इंडियन इनकम पर इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। इंडियन इनकम है, इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल वेदर द एसेसिस ओआर, एनओआर और एनआर। तो इंडियन इनकम की डेफिनेशन समझो कि गवर्नमेंट ने कैसे बनाई है, क्या इसमें बदमाशियां की गई हैं। बोला एनी वन ऑफ द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज इंडियन इनकम। मतलब अगर आप ये 4, इनको बोला जाता है इंडियन इनकम के 4 कॉर्नर्स,
4 कॉर्नर्स, 4 कोने हैं। अगर आप किसी भी कोने में फॉल करते हो, आपकी इनकम किसी भी कोने में फॉल करती है, तो वो इंडियन इनकम है। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें दे रखा है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया मतलब आपने अर्न भले ही फॉरेन में की हो, इनकम आपने अर्न कमाई है फॉरेन में, लेकिन उसको इंडिया में रिसीव करने की गलती कर ली। आपको नहीं पता था इंडिया का इनकम टैक्स, आपने इनकम फॉरेन में कमाई बट उसको रिसीव करने की गलती इंडिया में कर ली, तो वो इंडियन इनकम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक नॉन रेजिडेंट हो और आपकी इंडिया में या सपोज एक फॉरेन में आपकी प्रॉपर्टी है, आप नॉन रेजिडेंट हो, फॉरेन में लंदन में आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी है, आपने वो किराए पर दे दी, उससे रेंट आया। अगर वो आप नॉन रेजिडेंट हो, इंडिया में हो ही नहीं, और वो किराएदार आपको रेंट फॉरेन में ही दे देता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो रेंट आपने अर्न भी आउटसाइड इंडिया किया, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया किया, तो कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया में उस इनकम पर टैक्स लगेगा नहीं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप नॉन रेजिडेंट हो, इंडिया में वो जो टीनेंट है और आप दोनों इंडिया में आए हुए हो किसी मैरिज फंक्शन को अटेंड करने के लिए, रेंट ड्यू हो गया उस फॉरेन प्रॉपर्टी का, रेंट ड्यू हो गया, आप नॉन रेजिडेंट हो और वो टीनेंट भी नॉन रेजिडेंट है, बट दोनों किसी मैरिज फंक्शन को अटेंड करने के लिए इंडिया आए हुए हैं और टीनेंट ने यहां पर रेंट पे कर दिया इंडिया में, एक नॉन रेजिडेंट ने इनकम रिसीव कर ली, इंडिया में रिसीव कर ली, तो ये हो गई इंडियन इनकम, एंड इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल। समझे इफेक्ट? मतलब ये नॉन रेजिडेंट ध्यान रखे, इंडिया में इनकम रिसीव करने की गलती ना करे, नहीं तो इंडिया की गवर्नमेंट इसको इंडियन इनकम मानेगी। पहला एग्जाम्पल बताया मैंने, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, भले ही अर्नड इन इंडिया ना हो ये इनकम, लेकिन रिसीव इन इंडिया है तो ये इंडियन इनकम है। आप ये केसेस सुन के थोड़े से हैरान हो जाओगे कि ये क्या क्या हो रहा है। फिर इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, मान लेंगे कि इंडिया में रिसीव हुई है, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, मतलब एक्चुअल केस तो यह है कि अर्न भी फॉरेन में हुई है, रिसीव भी फॉरेन में ही हुई है, अर्न भी फॉरेन में हुई है, रिसीव भी फॉरेन में हुई है, लेकिन मान लिया जाएगा कि इंडिया में रिसीव हुई है। आप बोलोगे ऐसे कैसे? तो एक एग्जाम्पल सुनो, आप नॉन रेजिडेंट हो, आप लैंडलॉर्ड हो, आपका टीनेंट वो भी नॉन रेजिडेंट है, प्रॉपर्टी फॉरेन में है, लंदन में है, आप एक नॉन रेजिडेंट हो बट इंडिया में आपने एक बैंक अकाउंट ओपन कर रखा है इंडिया के बैंक में, ठीक है, और इस इंडियन बैंक की फॉरेन में लंदन में भी ब्रांच है। आपने जो प्रॉपर्टी फॉरेन में अपने टीनेंट को किराए पर दी थी, लंदन में दी थी, आपने टीनेंट को बोला कि हर महीने जो रेंट हो मुझे पे मत करना, ये रहा मेरा बैंक अकाउंट, इसमें जमा करवा देना रेंट। और आपने जो उसको अकाउंट नंबर दिया वो किसका था? इंडियन बैंक का। मतलब लंदन में भी मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा है, लंदन में बैंक ऑफ बड़ौदा है, अकाउंट्स में कर लिए होंगे फॉरेन ब्रांच के क्वेश्चंस। तो लंदन में बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच है, तो बैंक तो इंडियन है ना, बैंक इंडियन है, आप नॉन रेजिडेंट हो,
आपने अपने टेनेंट, वो भी नॉन रेजिडेंट है, उसको बोला लंदन की इस प्रॉपर्टी का किराया मेरे इस बैंक अकाउंट में डाल देना। अब पैसा क्रेडिट कहां हुआ? इंडियन बैंक में क्रेडिट हुआ डायरेक्टली बाय द टेनेंट। इससे भले ही उसने वहां फॉरेन ब्रांच में जमा कराया, जमा उसने कहां कराया? फॉरेन ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक। जमा उसने फॉरेन में कराया तो भी इंडियन बैंक में पैसा मिला ना, तो इसे डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट पे एग्जांपल दे दिया, सेकंड पॉइंट पे एग्जांपल दे दिया, थर्ड पॉइंट, इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया। अक्रू और अराइज इन इंडिया मतलब अर्नड इन इंडिया। अर्नड इन इंडिया है तो ठीक है, यहां कमाई भी है, अब इसको रिसीव भले ही फॉरेन में करो, तो ये तो इंडियन इनकम है, बस कमाई यहां पर है तो टैक्स यहां पे दो, इंडियन इनकम है। ठीक है, कुल मिलाकर ये सब साजिशें जो हो रही हैं ये नॉन रेजिडेंट को फंसाने के लिए हो रही हैं कि वो इन फोर कॉर्नर्स ऑफ इनकम में कहीं ना कहीं उसकी इनकम कवर हो जाए, फिर हम उसको बोले ये तो इंडियन इनकम है और इंडियन इनकम पर आप भी टैक्स देने के लिए लायबल हो। ठीक है, तो इनकम यहां कमाई है, अक्रू और अराइज मतलब अर्नड इन इंडिया है, तो ठीक है, रिसीव कहीं पे भी करो, फॉरेन में भी किया हो रिसीव, तो ये इंडियन इनकम है। फिर इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, ये क्या? इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, इसके इसका एक एग्जाम्पल तो मैंने सैलरी हेड में दे रखा है, याद दिलाऊं? उधर था आपके एक सेक्शन लिख रखा था मैंने, सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज 3। आप बोलोगे नहीं नहीं पढ़ा हुआ है, जाके देखो सैलरी हेड का जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां सेकंड पेज में लास्ट में देखो आप, प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक हेडिंग दे रखा है, दे रखा है, मिल गया? पेज नंबर 13, पेज नंबर 13 देखो, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3। सैलरी के लिए मैंने बताया था एक केस कि एसएससी इंडिया का एम्बेसडर है, इंडियन एम्बेसी का पर्सन इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट यूएसए में अपॉइंट कर रही है, यूएसए में अपॉइंट किया गया पर्सन, अब ये इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है और इसे अपनी सर्विसेज कहां देनी होती है? फॉरेन में रहते हुए देनी होती है, क्योंकि बेसिकली ये इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, इंडियन एम्बेसडर फॉरेन में एम्बेसी में अपॉइंट है इंडिया कि वहां पर, मान लो यूएसए में अपॉइंट है ये, तो इसको इंडिया की गवर्नमेंट से सैलरी मिलेगी। ये पूरे साल इंडिया नहीं आता, नॉन रेजिडेंट हो गया, इसको सैलरी इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रही है और ये सैलरी इसको रिसीव होती है फॉरेन में। बट सैलरी के लिए सबसे खास बात ये होती है प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब इसने अपने जॉब की सर्विस कहां परफॉर्म की है, तो उसके हिसाब से भी देखें तो इसने अपने जॉब की सर्विस रेंडर आउटसाइड इंडिया की है, तो कायदे से इसकी सैलरी फॉरेन में टैक्सेबल होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन वहां हमने क्या दे रखा था सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज 3 में कि इसकी ये सैलरी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी, डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी, मान लेंगे। तो वहां पर भी मैंने दे रखा था कि इसकी ये सैलरी इन इंडिया टैक्सेबल होगी। ठीक है, तो ऑलरेडी बता चुका हूं ये, एक केस और बताते हैं।
एक नॉन रेजिडेंट है, एक नॉन रेजिडेंट है, उसने एक पेटेंट डेवलप किया, मतलब कोई मान लो मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मूला डेवलप किया कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग इस तरीके से होती है, ठीक है। तो ये जो पेटेंट डेवलप किया गया है, पेटेंट डेवलप किया है इसने आउटसाइड इंडिया किया है। पेटेंट डेवलप आउटसाइड इंडिया किया, इसने ये पेटेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को यूज करने दे दिया, ठीक है, यूज के लिए दे दिया। अब ये दूसरा नॉन रेजिडेंट इसका ये पेटेंट यूज कर रहा है, जिसकी वजह से इस पहले वाले नॉन रेजिडेंट को, ये पहला नॉन रेजिडेंट, ये दूसरा नॉन रेजिडेंट, इस पहले वाले नॉन रेजिडेंट को रॉयल्टी मिल रही है, रॉयल्टी मिल रही है। तो आप बोलोगे ये रॉयल्टी इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, कारण जिसने ये पेटेंट डेवलप किया वो नॉन रेजिडेंट है, और पेटेंट भी उसने आउटसाइड इंडिया डेवलप किया, और यूज भी नॉन रेजिडेंट को करने के लिए दिया, ठीक है। तो ये रॉयल्टी इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, ऐसे बोलोगे आप। लेकिन अगर इस पेटेंट का यूज इन इंडिया हुआ है, पेटेंट का यूज अगर इंडिया में हुआ है, तो ये रॉयल्टी इंडिया में डीम्ड टू अक्रू और अराइज, मतलब अर्न्ड इन इंडिया मानी जाएगी, इंडिया में कमाई गई मानी जाएगी। मतलब पेटेंट यूज जो करने दे रहा है वो भी नॉन रेजिडेंट है, जिसको करने के लिए दे रहा है वो भी नॉन रेजिडेंट है, और वो पेटेंट तक डेवलप आउटसाइड इंडिया हुआ है, लेकिन उस पेटेंट का यूज इंडिया में हो रहा है। ये जो सेकंड वाला नॉन रेजिडेंट है, इस का यूज, वो है भले ही नॉन रेजिडेंट, बट वो इसका यूज इंडिया में करता है, तो ये रॉयल्टी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। बात समझ गए? चलिए, तो ये मैंने बोला इसको कि ये कहलाते हैं 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडियन इनकम, और जो इंडियन इनकम है वो सबको ही टैक्सेबल है, भले ही एसएससी नॉन रेजिडेंट ही क्यों ना हो, एक नॉन रेजिडेंट तक को इंडियन इनकम पर इंडिया में टैक्स देना होगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी है वो फॉरेन इनकम है। तो फॉरेन इनकम क्या है? इनकम विच इज नॉट इंडियन इनकम एज पर अबो, मतलब इंडियन इनकम में हम की डेफिनेशन में किसी नॉन रेजिडेंट को जितना लपेटे में ले सकते थे, आजा तू इंडिया में टैक्स दे दे, हम उसको जितना लपेटे में ले सकते थे ले लिया उसको, फिर बोला कि ये इंडियन इनकम है, इंडियन इनकम पर हर कोई टैक्स देने के लिए लायबल है, भले ही आप नॉन रेजिडेंट हो। फिर फॉरेन इनकम की डेफिनेशन क्या बोली? जो इन 4 कॉर्नर्स के हिसाब से इंडियन इनकम नहीं है वो फॉरेन इनकम है, ठीक है। मतलब इनकम भी डिसाइड हो गई, इंडियन इनकम क्या है, फॉरेन इनकम क्या है। अब एसएससी इंडिविजुअल एचयूएफ है, अगर एसएससी इंडिविजुअल एचयूएफ है और वो ओआर है, चाहे एनओआर है, चाहे एनआर है, इंडियन इनकम पर हर कोई टैक्स इंडिया में देगा, इंडियन इनकम टैक्सेबल है इन इंडिया, इवन भले ही एसएससी नॉन रेजिडेंट ही क्यों ना हो, ठीक है। अब इंडियन इनकम के अलावा जो फॉरेन इनकम है देखते हैं, यहां पर थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा इजी करके
बना देंगे। इंडियन इनकम के लिए तो सोचने की जरूरत नहीं है, सबके लिए टैक्सेबल है। फॉरेन इनकम के लिए देखते हैं। फॉरेन इनकम, अगर ये बिजनेस इनकम है, लेकिन बिजनेस फॉरेन में है, बिजनेस फॉरेन में है, लेकिन उसका कंट्रोल अगर होली और पार्टली फ्रॉम इंडिया होता है, बिजनेस फॉरेन में है लेकिन उसका कंट्रोल होली या पार्टली इंडिया से होता है, तो फॉरेन इनकम है, क्योंकि बिजनेस फॉरेन में है। ठीक है, इनकम तो फॉरेन है क्योंकि बिजनेस फॉरेन में, कंट्रोल भले ही इंडिया से हो रहा है। फिर अगर ये प्रोफेशनल इनकम है, और प्रोफेशन ऐसा है जो सेटअप इन इंडिया है, सेटअप इन इंडिया का मतलब सीए डिग्री है, सीए डिग्री इंडिया की आईसीएआई से हो रखी है, और फॉरेन में वो यूज करने से फॉरेन में इनकम हुई। डिग्री इंडियन है, प्रोफेशनल डिग्री इंडियन है, बट वो उस प्रोफेशन का यूज आउटसाइड इंडिया किया, मतलब वो सीए अपनी प्रोफेशनल सर्विस फॉरेन में दे रहा है, डिग्री इंडियन है, ठीक है, तो अपनी प्रोफेशनल सर्विस फॉरेन में दी तो ये फॉरेन इनकम है। ठीक है, तो कुल मिलाकर फॉरेन इनकम है। फिर थर्ड, बिजनेस इनकम है, बिजनेस का कंट्रोल आउटसाइड इंडिया से हो रहा है, बिजनेस भी फॉरेन में है, बिजनेस का कंट्रोल भी फॉरेन से हो रहा है, फॉरेन इनकम है। अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, डिसाइड कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ कि ये फॉरेन इनकम है। फिर इसके अंदर दे रखा है, अगर ये प्रोफेशनल इनकम है, प्रोफेशन से हुई है, लेकिन प्रोफेशन भी, प्रोफेशन कहाँ का है, फॉरेन की डिग्री है, फॉरेन की डिग्री। फिर कोई भी अदर इनकम जैसे रेंट, इंटरेस्ट वगैरह, ये सब फॉरेन इनकम है। तो अगर वो फॉरेन इनकम है, अब एक बात सुनना, अगर एसएससी ओआर है, एक ओआर की इंडियन इनकम तो इंडिया में टैक्सेबल है ही, बट उसकी सारी की सारी फॉरेन इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल है। अच्छा, अब मैं यूं बोलूं कि ओआर की ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल है। एक ओआर दुनिया में कहीं पर भी पांव रखे, उसको इनकम हो, इंडिया में हो चाहे फॉरेन में हो, इंडिया में टैक्सेबल होगी। इंडियन इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल होगी, फॉरेन इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल होगी। ठीक है, तो यूं कहा जाता है कि ओआर की तो ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है। लास्ट कॉलम समझते हैं। लास्ट कॉलम में बोला कि एनआर है, नॉन रेजिडेंट है, उसकी सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल है, फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं है। सिचुएशन चाहे जो भी लिखी, सब जगह लिखा है नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। दिक्कत तो एनओआर की है, ओआर की कोई दिक्कत नहीं, ग्लोबल इनकम, इंडियन इनकम एज वेल एज फॉरेन इनकम टैक्सेबल है। एनआर की भी कोई दिक्कत नहीं, इंडियन इनकम उसकी इंडिया में टैक्सेबल है, फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। दिक्कत वाली बात जो है वो आपको एनओआर के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। अब ये जो चार्ट है, मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूं। इस चार्ट को मैं थोड़ा इजी फॉर्म में लिख देता हूं। अगर एसएससी ओआर है, एनओआर है और एनआर है, एसएससी है इंडिविजुअल और एचयूएफ, इंडियन इनकम सबके लिए टैक्सेबल है। फर्स्ट, इंडियन इनकम, इंडियन इनकम सबके लिए टैक्सेबल है। टैक्सेबल है तो मैं लिख देता हूं टी।
इंडियन इनकम तो सबके लिए टैक्सेबल है। अब बात आती है फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल है या नहीं? ओआर की तो टैक्सेबल है, एनआर एनआर की नॉट टैक्सेबल। दिमाग तो सिर्फ एनओआर के लिए लगाना है। क्या लगाना है तो ये फॉरेन इनकम, बट ये इंडिया में टैक्सेबल हो सकती है। टी टैक्सेबल हो सकती है इंडिया में इफ इंडियन कनेक्शन प्रूव्ड। अगर इस इनकम का इंडियन कनेक्शन प्रूव हो जाए, इस इनकम का अगर इंडियन कनेक्शन प्रूव हो तो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, तो खास बात यह है। तो कैसे? फॉरेन इनकम हमने पढ़ा, फॉरेन इनकम में देखो, अब दोबारा एनओआर के लिए देखना, सिर्फ बात हम एनओआर के लिए डिस्कस करेंगे। इंडियन इनकम तो उसको टैक्सेबल है ही है, फॉरेन इनकम उसको टैक्सेबल है या नहीं चेक करते हैं। फॉरेन इनकम के अंदर पहला बोला बिजनेस इनकम है, बिजनेस फॉरेन में, बट उसका कंट्रोल इंडिया से होता है। तो क्या इनकम का इंडिया से कुछ कनेक्शन है तो ये इंडिया में टैक्सेबल है। ये प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया हो रहा है लेकिन प्रोफेशनल डिग्री इंडिया की है, तो इंडिया से कुछ कनेक्शन है, तो ये टैक्सेबल इन इंडिया है। फिर अगर ये बिजनेस है फॉरेन में और कंट्रोल भी फॉरेन से ही हो रहा है, तो इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं है, तो इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। फिर बिजनेस फॉरेन, प्रोफेशन फॉरेन में है और वो डिग्री भी प्रोफेशनल जो डिग्री है वो भी फॉरेन की है, तो इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं है, तो नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। और बाकी सारी इनकम फॉरेन है, रेंट वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह, इसका भी इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं है अगर, तो ये नॉट टैक्सेबल इन इंडिया है। ठीक है, तो इतनी इन सब बातों को हमने यहां समराइज कर दिया। ठीक है, तो मुद्दे की बात तो यही है, इंडियन इनकम सबको ही टैक्सेबल है, फॉरेन इनकम पर ओआर टैक्स देता है। क्यों देता है? क्योंकि ओआर की तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, ओआर की ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, और एनआर की सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है, फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होती है। ठीक है, अब कई जो स्टूडेंट हैं या हम कहीं पे भी बैठते हैं, काफ़ी लोग आ जाते हैं मक्खी की तरह भिन भिनाते हुए पूछना शुरू हो जाते हैं। तो कई लोग ये पूछते हैं, मेरा बेटा बाहर गया है कमाने के लिए, वो वहाँ जॉब करता है, तो उसकी ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी? फिर मैं पूछता हूँ कि जॉब कर रहा है या बिजनेस है? जॉब से इनकम है या बिजनेस से है? तो अगर बोलते हैं कि जॉब से है, तो उसके लिए तो मैं आपको सैलरी रेट में पहले ही बता चुका कि सैलरी के केस में तो प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखा जाता है कि उस जॉब की सर्विस रेंडर कहाँ हुई है। अगर उस जॉब की सर्विस फॉरेन में रेंडर हुई है तो ये सैलरी इनकम उसकी फॉरेन में ही टैक्सेबल होगी, इंडिया में टैक्सेबल होगी नहीं। ठीक है, क्यों? सैलरी के लिए प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखा जाता है। ठीक है, हाँ, बिजनेस अगर हो तो रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर के हिसाब से डिसाइड होगा,
अच्छा, अब एक और केस। मिस्टर अनिल, जो अभी नींद लेते हुए पाए गए हैं। अच्छा, अनिल, अनिल ये ना? हाँ। तो मिस्टर अनिल, एग्जाम्पल से बता रहा हूं, एक बात बतानी है। तो मिस्टर अनिल काफी गरीब हैं। इनके फादर ने बोला कि मैं तेरे को सीए करवा दूंगा, बट सीए करने के बाद अगर तू इंडिया में रहेगा तो इनकम इतनी नहीं बढ़ेगी। जैसे जैसे और काम करेगा, एक्सपीरियंस होगा, 10 साल बाद जाके और अच्छी इनकम होगी जितनी हमें चाहिए। तो तू यूं कर, सीए बनने के बाद तुझे हम फॉरेन में भेज देंगे जॉब के लिए, फॉरेन में भेज देंगे। तुझ पे जिम्मा है फैमिली की फाइनेंशियल पोजीशन को सही करने का। नहीं, लड़कों पर होता है घर की पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन। लड़कियों पे नहीं होता। लड़कियां क्या होता है कि पापा की परियां होती हैं। उनको कुछ नहीं कहा जा सकता। लड़कों पर जिम्मेदारी होती है कि उनको ढंग से कमाना है। लड़कियां नहीं कमाएंगी तो, हालांकि ठीक है वो कर रही हैं तो बढ़िया है। रीजन लाइफ में कुछ भी हो जाए आगे तो लड़कियों को भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बट लड़कों के लिए तो हर हाल में उनको चाहे खुश हो चाहे रो पीट के काम तो उनको करना पड़ेगा। ज्यादा जिम्मेदारी है। तो इनको भेज दिया गया फॉरेन में जॉब के लिए। अब अभी मैंने क्लियर किया, ये जॉब कर रहे हैं फॉरेन में, इनको सैलरी की इनकम मिल रही है, इन्होंने अपने जॉब की सर्विस रेंडर की है आउटसाइड इंडिया, तो इनकी ये सैलरी इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू, इनके फादर हमेशा इनको बोलते रहते हैं, भाई तुझे भेजा क्यों हमने बाहर, इधर पैसा भेज, इधर पैसा भेज। तो ये मंथली या क्वार्टरली या एनुअली कुछ अमाउंट भेजते हैं फादर को, जो फादर को इंडिया में भेजते हैं पैसा। तो अब फादर के एंगल से सोच के बताइए, फादर के एंगल से सोच के बताइए कि ये भेज रहे हैं फादर को इंडिया में पैसा, फादर को इंडिया में रिसीव हो रहा है, तो क्या ये फादर की इनकम मानी जाए और इस इनकम पर फादर टैक्स देने के लिए लायबल माने जाए या नहीं? बताइए। तो ये पॉइंट मैंने यहां दे रखा है, यहां दे रखा है, इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। इन्होंने ये इनकम अर्न भी आउटसाइड इंडिया की, रिसीव भी फॉरेन में ही की है, लेकिन बाद में इसे इंडिया में रेमिट किया गया है, लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया। कब? ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में इन्होंने रेमिट किया है पैसा, तो ये टैक्सेबल नहीं होगा इनके फादर को। इनके फादर चाहे ओआर हो, चाहे एनओआर हो, चाहे एनआर हो। ठीक है, तो किसी भी केस में इनके फादर को ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। इनके फादर चाहे ऑर्डिनरली रेजिडेंट हैं, चाहे नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हैं, चाहे नॉन रेजिडेंट हैं, ये इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया हुई, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया हुई। ये बेसिकली इनकम नहीं है इंडिया के लिए, ये रेमिटेंस है, ये इंडियन इनकम है ही नहीं। ठीक है,
देखो, अगर इसको इनकम बोलते ना तो क्या बोलते, इनके फादर ने इंडिया में रिसीव किए, इनके फादर ने इंडिया में रिसीव किए, तो ये हो गया ना इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, तो टैक्सेबल कर देते। बेसिकली ये इनकम ही नहीं है, ये तो रेमिटेंस है, तो ये किसी को भी टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, फिर एक छोटा सा और पॉइंट समझते हैं जो बीच में पेंडिंग रह गया। कॉलम नंबर 2 इस टेबल का, कॉलम नंबर 2 एक और एसएससी पे लगता है, पेज नंबर 155, पेज नंबर 155 पर ये कॉलम नंबर 2 एसएससी इंडियन सिटीजन हो, किस पे लगता है ये? एसएससी इंडियन सिटीजन हो जो ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडिया छोड़ रहा है, हु लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उस पे लगता है। लेकिन आगे एक और पॉइंट दे रखा है और करके, हु इज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, तो क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप, इंडियन शिप का वो क्रू मेंबर है। क्रू मेंबर मतलब जो शिप पर स्टाफ काम करता है, क्रू मेंबर कहलाता है। तो वो शिप पर क्रू मेंबर है, उसके लिए भी ये सेकंड पॉइंट देखा जाएगा। तो कई बार ऐसे होता है शिप आउटसाइड इंडिया जा रहा है, इंडिया की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं फर्स्ट चैप्टर में कि बेस लाइन से 200 न्यूटिकल माइल्स तक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वहां तक इंडिया है, बताया था। तो वो शिप में है, सी में, पानी में, ठीक है। तो उसके लिए क्या देखेंगे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उसके बाद क्या शुरू हो जाता है, हाई सी। हाई सी में ऑल कंट्रीज का राइट होता है, तो वो इंडिया का पार्ट नहीं है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब बेस लाइन से 200 न्यूटिकल माइल्स तक इंडिया है। तो मतलब अभी जहाज पानी में है, हो सकता है वो क्रॉस करके भी जाएगा, 200 न्यूटिकल माइल्स को क्रॉस करके भी जाएगा। कितने टाइम तक वो 200 न्यूटिकल माइल्स के अंदर रहा, कितने टाइम तक बाहर रहा, क्या पता। अब ऐसे इंडिविजुअल्स का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिसाइड हो, तो कॉलम नंबर 2 के हिसाब से होगा। कॉलम नंबर 2 के हिसाब से होगा, इसका मतलब उनके केस में सिर्फ पहली वाली बेसिक कंडीशन देखी जाएगी बस, सेकंड वाली उनके लिए नॉन फंक्शनल हो जाएगी। लेकिन उनकी नंबर ऑफ प्रेजेंस ऑफ डेज तो इसके हिसाब से आ जाएगा कि वो इंडिया में कितने दिन हैं, 182 डेज हैं या नहीं, इससे डिसाइड हो जाएगा। लेकिन अब इस बात को इस एक्सप्लेनेशन नंबर 2 के साथ पढ़ा जाए, एसएससी इंडिविजुअल है, वो इंडियन सिटीजन है और क्रू मेंबर है ऑफ ए फॉरेन बाउंड शिप लिविंग इंडिया। तो इंडिया छोड़ रहा है शिप और वो क्रू मेंबर है प्लस इंडियन सिटीजन है, यहां पर इंडियन सिटीजन लिखा है। तो क्या बोल रहे हैं, उसके इंडियन स्टे को काउंट करने के लिए द पीरियड और पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया, शॉर्ट में बोले तो इंडियन स्टे के दिन काउंट करने में कैसे डिसाइड होगा, बी डिटरमाइंड इन द मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द सीबीडीटी। इसका मतलब सीबीडीटी बताएगी इस केस में कि उसके इंडियन स्टे के डेज कैसे काउंट होंगे, उसके इंडियन स्टे के डेज कैसे काउंट होंगे, सीबीडीटी बताएगी। तो उस पे कॉलम के हिसाब से तो हमने बोला कॉलम नंबर 2 लगेगा, प्लस
ये वाला भी पॉइंट लगेगा। अब एक बार इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं, फिर इसको आसान लैंग्वेज में करके बता दूंगा। सीबीडीटी ने बोला, प्रेस्क्राइब किया, इन केस ऑफ सच पर्सन, पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया मतलब इंडियन स्टे शेल इन रेस्पेक्ट ऑफ एन एलिजिबल वॉइस, वॉइस मतलब जर्नी हो रही है जो शिप पर, उसके इंडियन स्टे के दिनों में ये पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा। उसके इंडियन स्टे के दिनों को काउंट करते समय इतना पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा। कितना पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा? वो पीरियड शुरू कब से होगा? कमेंसिंग फ्रॉम द डेट एंटर्ड इनटू कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप बाय द इंडिविजुअल फॉर द एलिजिबल वॉइस। मतलब क्या? जिस दिन वो शिप ज्वाइन करता है तब से ये पीरियड शुरू होगा। जिस दिन वो शिप ज्वाइन करता है, आसान लैंग्वेज में बोल देते, जिस दिन वो शिप पे चढ़ता है, ड्यूटी ज्वाइन करता है, रजिस्टर मेंटेन होता है, उसमें लिख दिया जाता है कि हाँ इसने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। एंड एंडिंग, ये पीरियड एंड कब होगा? डेट एंटर्ड इनटू द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ साइनिंग ऑफ बाय द इंडिविजुअल फ्रॉम द शिप, जिस दिन ये अपनी ड्यूटी से साइन ऑफ करता है। ठीक है, तो अब इजी लैंग्वेज में बोलूं कि इसके नंबर ऑफ स्टेज, इंडियन स्टे के दिन तो इस हिसाब से सेकंड कॉलम के हिसाब से काउंट होंगे, लेकिन जो ऊपर काउंट हो चुके हैं उसमें से इतना वाला पीरियड क्या हो जाएगा? एक्सक्लूड। इतना पीरियड क्या? जिस दिन उसने शिप पे ड्यूटी ज्वाइन की तब से लेकर जिस दिन उसने ड्यूटी छोड़ी तब तक का पीरियड उन दिनों में से एक्सक्लूड हो जाएगा, मतलब माइनस करना है। कॉलम 2 के हिसाब से डिसाइड कर लो नंबर ऑफ डेज। फिर अब इस बात को और शॉर्ट में बोलो, जितने दिन वो शिप पर है उतने दिन एक्सक्लूड करने हैं। समझ आ गई बात? जितने दिन शिप पर है वो एक्सक्लूड करने हैं। तो पहले कॉलम 2 के हिसाब से डिसाइड कर लो उसके नंबर ऑफ प्रेजेंस कितनी है इंडिया में, और उन दिनों में से भी जितने दिन वो शिप पर है वो माइनस कर दो, तो जो बैलेंस डेज बचेंगे वो उसकी प्रेजेंस इन इंडिया कहलाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट का मीनिंग मर्चेंट शिपिंग एक्ट से लिया जाएगा। और एलिजिबल वॉइस का मतलब क्या है? वॉइस अंडरटेकन बाय शिप इंगेज्ड इन द कैरेज ऑफ पैसेंजर और फ्रेट इन इंटरनेशनल ट्रैफिक। मतलब इंटरनेशनल ट्रैफिक मतलब वो इंडिया का शिप है चाहे फॉरेन का शिप है, बट इंटरनेशनल ट्रैफिक में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या? इंटरनेशनल जर्नी पे जा रहा है। शिप चाहे इंडिया का है चाहे फॉरेन का है, बट वो इंटरनेशनल जर्नी पे जा रहा है। वेयर फॉर द वॉयज हैविंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनी पोर्ट इन इंडिया, जर्नी शुरू हुई है इंडियन पोर्ट से, एज इट्स डेस्टिनेशन एनी पोर्ट आउटसाइड इंडिया। मतलब ओरिजिन पोर्ट इंडियन है और डेस्टिनेशन पोर्ट फॉरेन है, तो जर्नी इंडियन पोर्ट से शुरू हो रही है और फॉरेन पोर्ट पर खत्म हो रही है। तो बोल दिया ना, इंटरनेशनल जर्नी है, इंडियन पोर्ट से शुरू हो रही है फॉरेन पोर्ट पर खत्म हो रही है, तो इंटरनेशनल जर्नी हो गई। फिर या वहां से रिटर्न हो रहा है, तो फॉर द वॉयज हैविंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम, जर्नी कहां से शुरू हुई है? एनी पोर्ट आउटसाइड इंडिया से। शॉर्ट में बोलूं, फॉरेन पोर्ट से जर्नी शुरू हुई है और डेस्टिनेशन पोर्ट इंडिया का है। इतना उलझा के लिखने की क्या जरूरत थी? लिखते कि जर्नी चाहे इंडियन पोर्ट से फॉरेन पोर्ट तक होती है चाहे फॉरेन पोर्ट से इंडियन पोर्ट तक होती है, वो इंटरनेशनल जर्नी है। अगर उसके लिए ये वॉयज है तो ये एलिजिबल वॉयज है। ठीक है, ये क्रू मेंबर वाला हमने पढ़ लिया। ठीक है, अभी इसके क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, रीजन क्वेश्चंस में वो क्या, हमें महाभारत करनी होती है,
महाभारत इन द सेंस सारे प्रोविजन पढ़ा के सब एक साथ इकट्ठे अप्लाई करवाने। कारण कहाँ क्या लग रहा है, एक प्रोविजन पढ़ा के वैसा का वैसा क्वेश्चन करा दे, मतलब नहीं है। प्रोविजंस पहले इकट्ठे करें, फिर क्वेश्चंस करें कि इसमें कौन सा लग रहा है। अब आइए एक सीबीडीटी का सर्कुलर पढ़ते हैं। ये जो नॉन रेजिडेंट सी फेरर होते हैं, सी फेरर मतलब सी फेरर मतलब जो शिप पे जॉब करते हैं, नॉन रेजिडेंट सी फेरर रिसीविंग सैलरी इन एनआरई अकाउंट। एनआरई अकाउंट का फुल फॉर्म क्या है? एनआरई, सीए फाइनल में आओगे तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 पढ़ना होगा लॉ में। अभी तो है, अब सिलेबस चेंज होगा तो पता नहीं। एनआरई अकाउंट क्या? नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट होता है। नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट एनआरई अकाउंट क्या होता है? ये इंडियन बैंक में मेंटेन होता है, मेंटेन इंडियन बैंक में होता है, लेकिन फॉरेन करेंसी में मेंटेन होता है। मेंटेन इंडिया में होता है, इंडियन बैंक में होता है, लेकिन इसकी जो वैल्यूज होती हैं, इसमें जो पैसा आता जाता है वो फॉरेन करेंसी में लिखा जाता है, रुपीस में नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो एनआरई अकाउंट है, कहाँ मेंटेन हो रहा है? इंडियन बैंक में ही होता है मेंटेन। तो अब एक बात बताओ, सेक्शन 5 के हिसाब से, मतलब इंसिडेंस ऑफ टैक्स के हिसाब से, अगर आप इनकम इंडिया में रिसीव करते हो तो ये इंडियन इनकम है, इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। अगर एक एसएससी कौन है, नॉन रेजिडेंट है, तब भी अगर वो कोई इनकम इंडिया में रिसीव करता है उसकी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी इंडिया में। अब एक प्रॉब्लम समझना, ये तो जनरल रूल है। जनरल रूल क्या है कि आप कोई इनकम इंडिया में रिसीव करोगे, इंडियन इनकम है, टैक्सेबल है इंडिया में, ये तो जनरल रूल है। अब आगे बोल रहे हैं, एम्प्लॉय है कोई शिपिंग कंपनी का, तो मान लो क्रू मेंबर है, क्रू मेंबर ही हुआ ना, शिपिंग कंपनी का एम्प्लॉय। अब इसको क्रू मेंबर बोलो या सी फेरर बोलो, एक ही बात है। हु रिमेन आउट ऑफ इंडिया, ये शिप के अंदर है और इसके इंडियन स्टे के दिन में से वो शिप पे जब तक बैठा है ये, वो दिन भी एक्सक्लूड हो जाते हैं, वो इसके इंडियन स्टे के दिन नहीं माने जाते हैं। अभी समझा हमने, अभी क्या समझा? जितने दिन ये शिप पे रहता है ड्यूटी ज्वाइन किए हुए, वो इसके इंडियन स्टे के डेज में काउंट नहीं होता है। यही समझा अभी? तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ इंडिया रहता है, या तो आउट ऑफ इंडिया रहता है या रिमेन ऑन बोर्ड इन हाई सी। कई बार ये 200 न्यूटिकल माइल वाली लाइन को भी क्रॉस करके निकल जाते हैं शिप के साथ, शिप पर हैं तो। और उस रीजन की वजह से ये कई बार नॉन रेजिडेंट है। नॉन रेजिडेंट तो है बट इनको सैलरी मिल रही है इस एनआरई अकाउंट में। सैलरी इनकी ऑनलाइन क्रेडिट हो जाती है जो इन्होंने एनआरई अकाउंट मेंटेन किया है। ठीक है, तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दिक्कत करेगा क्या कि आपने ये सैलरी, हम इस बात का ट्रैक रिकॉर्ड रख नहीं पा रहे हैं कि आप 200 न्यूटिकल माइल्स के अंदर कब तक रहे और उससे क्रॉस करके कब तक निकले। हमें क्या करना, इतना हम आपके पीछे नहीं रह सकते। तो कुछ टाइम तो आप अंदर भी रहे हो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 न्यूटिकल माइल्स के, और बाहर भी रहे हो। ठीक है, तो बट ये सैलरी आपको एक मैक्सिमम केसेस में इंडियन शिपिंग कंपनी दे रही है, और ये सैलरी आपके डायरेक्टली इंडियन बैंक में आपने जो एनआरई अकाउंट मेंटेन रखा है उसमें क्रेडिट हो गई है ऑनलाइन। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दिक्कत करता है कि ये सैलरी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी रिसिप्ट बेसिस पर, क्योंकि ये सैलरी इंडिया में रिसीव हुई है, रिसिप्ट बेसिस पर टैक्सेबल हो जाएगी।
तो सीबीडीटी ने क्लैरिफिकेशन दिया कि ये जो सैलरी नॉन रेजिडेंट, एसएससी तो नॉन रेजिडेंट है, सी फेरर है, उसने सर्विसेज दी हैं आउटसाइड इंडिया, फॉरेन गोइंग शिप पे दिए, चाहे उस पे इंडिया का झंडा लगा था चाहे फॉरेन का झंडा लगा था। shall not be included in the taxable income, shall not be included in the total income मतलब क्या? टोटल इनकम में काउंट ही नहीं होगी उनकी सैलरी, मतलब एग्जेम्प्ट है। मियरली बिकॉज द फैक्ट दैट द सच सैलरी उनके एनआरई अकाउंट में क्रेडिट हुई है। ये एनआरई अकाउंट उन्होंने एक इंडियन बैंक में मेंटेन किया है, सिर्फ इस ग्राउंड पर उनको परेशान ना किया जाए और उनकी ये सैलरी टोटल इनकम में इंक्लूड ही नहीं होगी। कंक्लूजन ये कि उनकी ये सैलरी टोटल इनकम में इंक्लूड ही नहीं होगी, मतलब इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं होगी। तो दो बातें मैंने बोली क्रू मेंबर को लेकर। पहले मैंने बोला क्रू मेंबर का रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करो, वो ऊपर टेबल 2 के कॉलम 2 के हिसाब से हो जाएगा, कॉलम 2 के हिसाब से हो गया। फिर उसके इंडियन स्टे के दिनों में से कुछ दिन एक्सक्लूड हो जाएंगे, जितने दिन वो शिप पर रहा उतने दिन एक्सक्लूड हो जाएंगे। फिर क्या देखेंगे, कॉलम 2 लगा के देखेंगे, डिसीजन कॉलम 2 के हिसाब से होगा। प्रेजेंस इन इंडिया वो शिप वाले दिन एक्सक्लूड करके, फॉर एग्जाम्पल उसकी इंडिया में प्रेजेंस आती है 178 डेज, इंडियन स्टे में से वो शिप वाले दिन हटा दिए। मैंने माना कि वो 365 दिन इंडिया में रहता है, ठीक है, फिर उसके वो शिप वाले दिन लेस कर दिए मैंने, और रिजल्ट निकला 178 डेज। तो कॉलम 2 के हिसाब से डिसीजन होगा उसकी इंडिया में प्रेजेंस नहीं है 182 डेज की, तो वो हो जाएगा नॉन रेजिडेंट। अब टैक्स प्लानिंग के एंगल से सोच के देखो, अगर ये किसी नॉर्मल अकाउंट में पैसा जमा करवाए, इसकी सैलरी किसी नॉर्मल अकाउंट में जमा होती तो क्या होता? तो दिक्कत रहती, इनको दिक्कत, डिपार्टमेंट से खूब नोटिस आते, तो ये क्या करते, इस सर्कुलर का फायदा उठाते। ये खाता तो अपना इंडियन बैंक में ही ओपन करते हैं, लेकिन वो एनआरई अकाउंट ओपन करते हैं। एनआरई अकाउंट ओपन किया, नॉन रेजिडेंट हो गए, एनआरई अकाउंट ओपन किया तो नॉन रेजिडेंट हो गए, इस सर्कुलर का फायदा मिल जाएगा। सी फेरर नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट हो गए, तो सैलरी इनके एनआरई अकाउंट में भले ही क्रेडिट हो, तो ये सैलरी इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। इस बात का वो फायदा उठा सकते हैं, मतलब सर्कुलर का बेनिफिट ले सकते हैं। फिर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1, सेक्शन 9 बोलता है कुछ इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी, मतलब उनको डीमिंग बेसिस पर अर्न्ड इन इंडिया माना जाएगा, उनको डीमिंग बेसिस पर अर्न्ड इन इंडिया माना जाएगा अगर वो इनकम अक्रू और राइज हुई है, डायरेक्टली हुई है चाहे इनडायरेक्टली हुई है, थ्रू और फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया से हुई है, तो उसे डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया माना जाएगा। या थ्रू और फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया, तो वो डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। या थ्रू और फ्रॉम एनी एसेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया, और थ्रू द ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। अब देखो, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, वो किसी इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीदता है, एक नॉन रेजिडेंट है, वो इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीदता है और कुछ टाइम रखने के बाद बेच देता है, तो क्या इंडियन कंपनी के शेयर्स कैपिटल एसेट है और वो सिचुएटेड इन इंडिया है क्या इंडियन कंपनी के शेयर्स? यस।
तो उसको जो कैपिटल गेन होगा इंडिया में टैक्सेबल होगा। पैसा उसने फॉरेन में कमाया था, वो कमाया हुआ पैसा इंडियन कंपनी के शेयर्स में लगाया था, तो वो जो कैपिटल गेन होगा इंडियन कंपनी के शेयर्स बेचने से, तो वो एसएससी नॉन रेजिडेंट है, इंडियन कंपनी के शेयर्स उसने बेचे, तो ये कैपिटल गेन इंडिया में टैक्सेबल होगा कि नहीं? होगा, क्योंकि एसेट इंडियन एसेट है। क्यों? वो इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं। अब सबसे पहला वर्ड यहां पर था आपके बिजनेस कनेक्शन। बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, उससे इनकम हो थ्रू और फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। तो बिजनेस कनेक्शन का मतलब क्या है? एक्सप्लेनेशन नंबर 2, एजेंट और प्रिंसिपल से रिलेटेड काफी बातें आएंगी यहां पर। बिजनेस कनेक्शन का मतलब क्या? अब एक बात समझो, हम इन मैटर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। काका इधर इधर चौपाल नहीं लगी हुई है, पढ़ने पे ध्यान दो। बैठे ऐसे जैसे चौपाल पे बैठे हो। तो बिजनेस कनेक्शन मतलब रोज कुछ ना कुछ सुनना है मेरे से, मतलब कुछ सुने बगैर तरंग नहीं आती, मजा नहीं आता इनको। बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया हो तो ये उससे जो इनकम हो वो डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया है। अब बिजनेस कनेक्शन क्या? देखिए, अगर एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप की बात करते हैं। प्रिंसिपल फॉरेन में, उसने अपना एजेंट इंडिया में अपॉइंट कर रखा है। एजेंट को डायरेक्शन देता है कि मेरा बिजनेस इस तरीके से करो। एजेंट अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर कुछ एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज कर रहा है इंडिया में रहते हुए, तो प्रिंसिपल को उस बिजनेस से जो इनकम होगी, प्रिंसिपल तो इंडिया आता ही नहीं है, बस एजेंट को डायरेक्शन दे देता है। एजेंट इंडिया में रहते हुए प्रिंसिपल के डायरेक्शंस एग्जीक्यूट करता है, ठीक है? उससे प्रिंसिपल को इनकम होती है। प्रिंसिपल को ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी या नहीं? प्रिंसिपल का कहना है कैसे टैक्सेबल होगी, मैं तो इंडिया आता ही नहीं। उसका आर्ग्यूमेंट ये रहेगा कि मैं तो इंडिया आता ही नहीं, ये तो मेरा एजेंट है, मेरे बिहाफ पर बिजनेस एक्टिविटीज करता है। हाँ, तो मैं इसको कमीशन जो देता हूं वो इसकी इंडियन इनकम मानो, वो एजेंट की इंडियन इनकम है, और वो भी कौन सी वाली? जो मैं इसको कमीशन देता हूं, वो मेरे को जो मेरे बिजनेस से इनकम हो रही है वो इंडिया में कैसे टैक्सेबल होगी? तो गवर्नमेंट बोल रही है कि प्रिंसिपल, आपका ये आपको इनकम हुई है, आप इंडिया नहीं आए, आपको इनकम हुई है, किससे हुई है? थ्रू और फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। तो आपको, आप बाहर बैठे बैठे, फॉरेन में बैठे बैठे बिजनेस चला रहे हो एजेंट के थ्रू, तो उससे जो आपको इनकम हुई है वो डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया मानी जाएगी, तो उस पर आप इंडिया में टैक्स देने के लिए लायबल हो। तो पढ़ते हैं लैंग्वेज। ए पर्सन हैज एंड हैबिचुअली एक्सरसाइजेज इन इंडिया एन अथॉरिटी टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट। तो एक पर्सन के पास अथॉरिटी है, कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करने की अथॉरिटी है इन इंडिया में, वो ये अथॉरिटी यूज करता है। तो ये पर्सन क्या हो गया? ये पर्सन हो गया इंडियन एजेंट। ये पर्सन हो गया इंडियन एजेंट। और प्रिंसिपल कौन है? प्रिंसिपल है एक नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट प्रिंसिपल, ठीक है? प्रिंसिपल नॉन रेजिडेंट है। एजेंट के पास अथॉरिटी है कि प्रिंसिपल ने उसको अथॉरिटी दे रखी है कि तू मेरे बिहाफ पर इंडिया में ये अथॉरिटी यूज कर, और हैबिचुअली कंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्ट, एजेंट उसके कहे मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कर लेता है, या
उन कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करने में एजेंट का प्रिंसिपल रोल है, ठीक है। और जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट तो वो नॉन रेजिडेंट के नाम से ही हुए, उस नॉन रेजिडेंट प्रिंसिपल ने एजेंट को बस अथॉरिटी दे दी थी कि हाँ मेरे बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर लेना। और ये एजेंट बहुत ही वाइटल रोल, मेजर रोल, प्रिंसिपल रोल कर रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट तो नॉन रेजिडेंट प्रिंसिपल के नाम से ही हुआ है, या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है फॉर ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप और फॉर द ग्रांटिंग ऑफ द राइट टू यूज प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द नॉन रेजिडेंट प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का कोई राइट है, नॉन रेजिडेंट है प्रिंसिपल, उसका कोई राइट है, उसको ट्रांसफर नॉन रेजिडेंट कर रहा है, या फॉर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बाय द नॉन रेजिडेंट प्रिंसिपल कुछ सर्विसेज देता है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करने में इस इंडियन एजेंट का प्रिंसिपल रोल है। तो कुल मिलाकर बिजनेस तो किसका है? नॉन रेजिडेंट प्रिंसिपल का है, बट उसको करने में इंडियन एजेंट हेल्प कर रहा है। तो हम ये मानेंगे वो जो नॉन रेजिडेंट फॉरेन में बैठा बैठा इंडियन एजेंट के थ्रू बिजनेस कर रहा है, तो वो उस नॉन रेजिडेंट को जो बिजनेस इनकम इस बिजनेस से हो रही है, मानेंगे कि उस नॉन रेजिडेंट का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है, और बिजनेस कनेक्शन से उसको बिजनेस कनेक्शन से उसको जो इनकम होगी वो डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। मुद्दे दो हैं, उस नॉन रेजिडेंट को बिजनेस इनकम हुई, वो एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा, एजेंट अपनी जो सर्विस दे रहा है उसको बदले में प्रिंसिपल से जो कमीशन मिलेगा, वो कमीशन तो इंडियन इनकम है ही है। उस एजेंट को प्रिंसिपल से जो कमीशन मिल रहा है वो तो इंडियन इनकम है ही है, उस पर दिमाग कहां लगाना है, वो तो इंडिया में रहते हुए प्रिंसिपल का बिजनेस कर रहा है, बदले में कमीशन मिल रहा है, ठीक है। और वो बिजनेस एक्टिविटीज प्रिंसिपल की कर रहा है, इन इंडिया कर रहा है, तो कमीशन जो मिल रहा है वो तो इंडिया में टैक्सेबल है। मैं उस एजेंट की कमीशन इनकम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं उस नॉन रेजिडेंट को एजेंट के थ्रू बिजनेस चलाने से उस नॉन रेजिडेंट को जो इनकम हो रही है, ये क्या कहलाएगा कि उस नॉन रेजिडेंट ने अपना इंडिया में बिजनेस कनेक्शन रख छोड़ा है, तो उससे जो इनकम हो रही है उसको वो डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। फिर सेकंड, पर्सन डज नॉट हैव अथॉरिटी ऑफ कंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट। एजेंट को कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करने की अथॉरिटी नहीं दी गई है। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला था? ए में एजेंट के पास अथॉरिटी है कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करने की। पॉइंट नंबर बी में बोल रहे हैं नहीं नहीं, उसके पास नहीं है अथॉरिटी कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करने की, इतनी अथॉरिटी हमने नहीं दी उसको। लेकिन हैबिचुअली मेंटेन्स इन इंडिया ए स्टॉक ऑफ गुड्स, वो अपने उस नॉन रेजिडेंट प्रिंसिपल का इंडिया में स्टॉक मेंटेन करता है, गुड्स और मर्चेंटाइज, फ्रॉम विच ही रेगुलरली डिलीवर गुड्स और मर्चेंटाइज ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट उसको डायरेक्शन दे देता है, इस पार्टी को माल दे देना, इस पार्टी को माल दे देना, वो दे देता है। मतलब एजेंट के पास कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करने की कोई अथॉरिटी नहीं है। वो अब तो अपने प्रिंसिपल के हिसाब से प्रिंसिपल उसको फोन करता है कि ये पार्टी आएगी, इसको इतना स्टॉक दे देना, दे देता है, तो भी माना जाएगा कि उस नॉन रेजिडेंट प्रिंसिपल का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है। फिर तीसरा, अगर जो एजेंट है वो उस नॉन रेजिडेंट प्रिंसिपल के लिए इंडिया में ऑर्डर सिक्योर करता है, ठीक है, सेल की पार्टियों से बात करता है कि मेरा प्रिंसिपल आउटसाइड इंडिया रहता है, वो आ नहीं सकता, उसके बिहाफ पर कुछ ऑर्डर बुक करवाना है तो करवाओ, तो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर ऑर्डर बुक करता है, सिक्योर ऑर्डर्स इन इंडिया, मेनली और होनली फॉर द नॉन रेजिडेंट प्रिंसिपल के लिए वो काम करता है। और दैट नॉन रेजिडेंट और एनी अदर नॉन रेजिडेंट कंट्रोल्ड बाय और सब्जेक्ट टू सेम कंट्रोल, और मान लीजिए कुछ नॉन रेजिडेंट का ग्रुप है फॉरेन में,
उसको एक नॉन रेजिडेंट से डायरेक्शन आता है या पूरे ग्रुप से डायरेक्शन आता है? मतलब फॉरेन में उन नॉन रेजिडेंट्स का कोई एसोसिएशन बनी हुई है, वहां से डायरेक्शन आता है, और उनसे डायरेक्शन आने के बाद ये इंडियन एजेंट इंडिया में उनके बिहाफ पर ऑर्डर लेता है, तो भी माना जाएगा कि उन नॉन रेजिडेंट्स का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है। तो तीन बातें। पहला था, नॉन रेजिडेंट ने इंडिया में एजेंट को फुल अथॉरिटी दे रखी थी कि मेरे बिहाफ पर तू कुछ भी इंडिया में कर ले, तो उस नॉन रेजिडेंट का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। सेकंड, एजेंट को कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करने की अथॉरिटी नहीं दी, लेकिन उसको स्टॉक भेजा गया नॉन रेजिडेंट प्रिंसिपल की तरफ से और बोला गया कि इतना माल इस पार्टी को दे देना, इतना माल इस पार्टी को दे देना, तो भी माना जाएगा कि उस नॉन रेजिडेंट प्रिंसिपल का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है। तीसरा, सप्लाई किसी को नहीं कर रहा है एजेंट, अपने प्रिंसिपल का गुड्स किसी को डिलीवर नहीं कर रहा है, बस एजेंट अपने नॉन रेजिडेंट प्रिंसिपल के लिए ऑर्डर बुक करता है, कस्टमर से ऑर्डर ले लेता है बस, तो भी माना जाएगा कि उस नॉन रेजिडेंट का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है। और बिजनेस कनेक्शन से उस नॉन रेजिडेंट को जो इनकम होगी वो डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। तो हम उन मुद्दों पे बात कर रहे हैं कि कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया में आता ही नहीं है। क्यों? सबसे पहला मुद्दा तो हमने बनाया उसकी इंडिया में नंबर ऑफ डेज कितनी प्रेजेंस है इंडिया में। उसका कहना है अच्छा इंडिया में मेरी प्रेजेंस देखोगे तो यूं करता हूं मैं इंडिया आता ही नहीं हूं, एजेंट को बोल दूंगा, ठीक है। तो एजेंट को अगर बोल दोगे तो हम मानेंगे आपका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब इस केस में उसकी उस नॉन रेजिडेंट की इंडिया में प्रेजेंस भी मायने नहीं रखती, वो इस बिजनेस कनेक्शन से जो भी इनकम कमाएगा वो डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। फिर एक्सप्लेनेशन नंबर 2A, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। ये क्या? अब एक कदम आगे और, वो नॉन रेजिडेंट का बोलना है कि मैं न तो खुद इंडिया में आऊंगा न कोई एजेंट रखूंगा। क्यों? मेरे को आने की जरूरत नहीं, न एजेंट रखने की जरूरत है, आजकल तो बिजनेस ऑनलाइन होते हैं, तो मेरे को इंडिया में आने की क्या जरूरत है। इवन मेरे को इंडिया में एजेंट रखने की भी जरूरत नहीं है, मैं तो फॉरेन में बैठे बैठे इंडिया में बिजनेस कर लूंगा और इंडिया से इनकम कमा लूंगा। तो गवर्नमेंट बोलती है कि अच्छा पहले तो हम देख रहे थे तेरे इंडिया में स्टे के दिन, मतलब तेरी फिजिकल प्रेजेंस देख रहे थे हम, फिर तूने बोला नहीं मैं तो आऊंगा नहीं, एजेंट के थ्रू बिजनेस चलाऊंगा, तो हमने उस नॉन रेजिडेंट को पकड़ा कि तेरा बिजनेस कनेक्शन है क्या, बिजनेस कनेक्शन है तो तेरी ये इनकम डीम टू अक्रू और इज इन इंडिया। अब उसका कहना है नहीं, न तो मैं खुद आऊंगा न इंडिया में एजेंट रखूंगा, तो मैं किसी भी तरीके से न तो इंडिया में फिजिकली प्रेजेंट रहूंगा और न ही मेरा बिजनेस कनेक्शन इंडिया में कोई होगा, मैं तो फॉरेन में बैठे बैठे इंडिया में बिजनेस कर सकता हूं ऑनलाइन। तो गवर्नमेंट ने एक नया कंसेप्ट लॉन्च किया, अब हम फिजिकल प्रेजेंस नहीं देखेंगे, अब हम इकोनॉमिक प्रेजेंस देखेंगे। इकोनॉमिक प्रेजेंस क्या है? तो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस कब मानी जाएगी? उसका मीनिंग, ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स सर्विसेज और प्रॉपर्टी कैरीड आउट बाय ए नॉन रेजिडेंट। वो ट्रांजैक्शन एक नॉन रेजिडेंट कर रहा है, ट्रांजैक्शन इन इंडिया हो रहा है, इन इंक्लूडिंग प्रोविजन फॉर डाउनलोड ऑफ डेटा और सॉफ्टवेयर इन इंडिया, if the aggregate of payments arising from such transaction or transactions during the previous year exceeds such amount as may be prescribed। और प्रेस्क्राइब लिमिट क्या की गई है? 2 करोड़। मतलब वो फॉरेन में बैठे बैठे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा है
गुड्स डिलीवर करता है या सर्विस देता है? सर्विस देता है। सर्विस में वो भी शामिल होगा, वो फॉरेन में बैठे बैठे कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करके इंडिया में ईमेल के थ्रू भेज देता है। ठीक है, तो क्या माना जाएगा? उसको वहां फॉरेन में बैठे बैठे इनकम हो रही है। वो ना तो खुद इंडिया आ रहा है, ना उसका इंडिया में कोई एजेंट है, बट वो पूरे साल में इंडियन कस्टमर से 2 करोड़ तक के ट्रांजैक्शन कर लेता है। उन ट्रांजैक्शंस की वैल्यू 2 करोड़ को अगर एक्सीड करती है, एक नॉन रेजिडेंट बाहर बैठे बैठे, फॉरेन में बैठे बैठे इंडिया में ट्रांजैक्शंस कर ले और उन ट्रांजैक्शंस की वैल्यू 2 करोड़ को एक्सीड हो जाए पूरे साल का एग्रीगेट, तो हम मानेंगे कि उस नॉन रेजिडेंट की इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है। और सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस हो जाएगी तो क्या होगा? सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस कनेक्शन। हम मानेंगे बिजनेस कनेक्शन हो गया उसका इंडिया में। अब बिजनेस कनेक्शन इंडिया में हो गया तो ये इनकम उसकी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। दूसरा पार्ट, सिस्टमेटिक और कंटिन्यूस सोलिसिटिंग और बिजनेस एक्टिविटीज और इंगेजिंग इन इंटरेक्शन विथ नंबर ऑफ यूजर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड इन इंडिया थ्रू डिजिटल मीन्स। अगर उसको किसी ने गूगल पे सर्च किया, अगर उसको डिजिटल मीन्स के थ्रू गूगल पे सर्च किया, पूरे साल में नंबर ऑफ यूजर्स, उसको सर्च करने वाले अगर यूजर्स की क्वांटिटी 3 लाख को एक्सीड हो गई पूरे साल में और उनसे इनकम हो गई फॉरेन में बैठे बैठे, तो भी माना जाएगा कि उस नॉन रेजिडेंट की इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है। और सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस को बिजनेस कनेक्शन ही माना जाएगा। और बिजनेस कनेक्शन होता है तो क्या माना जाता है? बिजनेस कनेक्शन से जो इनकम हुई वो डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे एक नॉन रेजिडेंट बचने की कोशिश कर रहा है कि मैं तो इंडिया के टैक्स लॉ के चपेट में आऊं नहीं, मेरे पे तो लगे ही नहीं इंडिया के कानून, वैसे ही इंडिया की गवर्नमेंट उस पर शिकंजा कसती जा रही है। वो कह रहा है मैं तो आऊंगा ही नहीं, मेरा एजेंट भी नहीं है, मैं तो वहां बैठे बैठे कर लूंगा। तो भी हम कह रहे हैं कि एक लिमिट तक ठीक है, लिमिट से ज़्यादा है तो वो आपकी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस मानी जाएगी, बिजनेस कनेक्शन हो जाएगा, इनकम डिम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया हो जाएगी। ठीक है, चलिए आज इतना ही करते हैं, बाकी कल।